हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का 13वां पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। 13वां यानी 12वां पार्ट पढ़ेंगे। और 12वें पार्ट में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर मैं आया हूँ, जिसका कंसेप्ट बहुत ही लाजवाब होगा। और वीडियो में बने रहेंगे और शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे। और मैं वैसे क्वेश्चन का मैं जिक्र मैं कर रहा हूँ, आज करने वाला हूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाएगा। और उसका कंसेप्ट ही बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, इसलिए मैंने वीडियो बना रहा हूँ ताकि विद्यार्थियों लोग का डिमांड था कि सर इस तरह के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी होता है। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से क्वेश्चन को तोड़ सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन उनको कंसेप्ट नहीं है, बहुत परेशानी होता है, जिसके कारण से उनको परेशानी मतलब है कि टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। इसलिए आपसे मैं बार बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। और आपसे मैं रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रहा हूँ, जो बच्चे बिल्कुल नए हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, है ना। और जिस तरह की परेशानी हो तो जरूर मुझे कॉमेंट करेंगे। और क्वेश्चन भी अगर इस तरह की परेशानी हो जो मैं टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ, जिससे रिलेटेड मैं डिस्कस में कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड जितनी भी आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं या कॉन्सेप्ट आपको समझना है, तो जरूर आप क्वेश्चन हमको छोड़ सकते हैं, कर सकते हैं, जिससे आपको एक लेवल का आपका हो जाए, लेवल का एक कॉन्सेप्ट बन जाए, जिसके माध्यम से क्वेश्चन को आसानी से आप निकाल लें। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूं, समय बिल्कुल बर्बाद ना करेंगे। यहां प्रॉफिट लॉस में यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यापारी को 1995 में 20% का लाभ हुआ। यानी एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, व्हाट्सएप किए थे, कोई बच्चे किए थे कि सर इसको बनाने का तरीका बता दीजिए, इसका शॉर्टकट क्या तरीका होगा। तो ये चीज़ मुझे दिमाग में आ गया कि नहीं, बच्चे लोगों को बताना चाहिए। इससे रिलेटेड मैं बहुत सारा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, जो आज मैं बेहतर पैमाने पर मैं इस पर डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में भी मैं चर्चा मैं करूँगा इसके बारे में। जैसे कि यहाँ पे कहता है कि एक व्यापारी को 1995 में 20% का लाभ हुआ। वर्ष 1996 में उसका निवेश पहले से 5,000 रुपया कम था, लेकिन उसकी आय 1995 में उतना थी क्योंकि 1996 में उसका लाभ 6% से बढ़ गया। वर्ष 1995 में उसके निवेश राशि क्या है, यहां लिखेंगे 1995 और यहां पे लिखेंगे 1996। यहां पे सीपी की बात करें, यहां पे सीपी की बात करें तो कोई भी सीपी होगा, यानी कि यहां पे क्लियर कर चुका है कि 1995 में 20% का लाभ हुआ, लेकिन 1996 में 5,000 रुपया कम इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन उसका आय 1995 के बराबर था। आय का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। आय का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस की बात करें, ये अगर मान लेते हैं कि ये इसका इन्वेस्टमेंट अपने आप में 100% है और 20% का लाभ शो कर रहा है। 1995 में उसको 20% का लाभ हुआ, यहाँ पे 20% का लाभ कर रहा है। यानी कि कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु पर इन्वेस्टमेंट करेगा, वो अपने आप में 100% होगा। लेकिन अगर वो उस व्यक्ति को अगर 20% के लाभ का दावा करता है तो उसका सेलिंग प्राइस 120 के फॉर्म में हो जाएगा। लेकिन ये 1996 में अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है 1995 के रिस्पेक्ट में अगर 5,000 रुपया कम हो, अगर मानते हैं कि इसको मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए x, तो यहां पे क्या लिखेंगे, x माइनस 5,000 रुपया। लेकिन इतना मुझे करना नहीं है जनाब, मुझे ये सब करने की आदत नहीं है। मैंने आपको इसी तरह से मैंने बताया, यहाँ पे मैंने x लिखा, x माइनस क्या करेंगे, 5,000 रुपया लिख देंगे और 5,000 रुपया मैंने यहाँ पे कम कर दिया। अगर यहाँ पे 20% प्रॉफिट कहता है तो 100% सीपी, 20% लाभ, एसपी हो गया 120%। लेकिन 1996 में अगर दोनों का मतलब है एसपी को बराबर करने के लिए, अगर इसका इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये कम है, लेकिन एसपी बराबर करने के लिए 6% बढ़ाने का काम कर रहा है। मतलब है कि इस 6% का मतलब है कि 20% लाभ में 6% जोड़ देंगे तो 126% हो गया। यानी कि ये भी 100% सीपी और 20% लाभ, उसमें 6% इसका लाभ कहता है कि इसमें शामिल मतलब जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट इसके रिस्पेक्ट में कम है। कम होने का मतलब है इसी की वजह से यहाँ पे क्या हुआ है कि 6% जोड़ दिया गया है। तो इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे 6 से 20 बार में और 6 से 21 बार में। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे इसको, यानी ये 21 यूनिट्स हो गया और यहाँ पे हो गया कितना यूनिट्स, ये हो जाएगा 5 यूनिट्स। यानी एसपी को मैंने सीपी में चेंज कर दिया। इसका मतलब है कि इसका इन्वेस्टमेंट है वो 21 यूनिट्स है और इसका इन्वेस्टमेंट है वो 5 यूनिट्स है। तो कितना यूनिट्स देखेंगे, कितना यूनिट्स कम हो गया, यानी 1 यूनिट्स कम हो गया। मतलब 1 यूनिट्स जो है
1 यूनिट मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 यूनिट्स जो है वो 5,000 रुपये की कमी के हुआ है, यानी कि यहाँ से 1 यूनिट्स कम हुआ तो यहाँ से 5,000 रुपये कम हुआ। जब 1 यूनिट्स 5,000 रुपये है तो 1995 की बात करें, 1995 की बात करें तो 1995 में कितना यूनिट्स था? 21 यूनिट्स था। तो 21 यूनिट्स कितना होगा? 21 पचे 105, यानी 1,05,000, यानी कि 1995 में इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो कितना था? 1,05,000 रुपया था। क्या जबरदस्त है, इसका आंसर हो गया। अगर मुझे x मानने की बात हो तो वहां पे x मानकर भी बना सकते हैं। यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ x है, यहाँ x माइनस 5,000 रुपये है, अंतर करेंगे तो यानी कि यहाँ पे जो भी करना होगा केसेस होगा तो वहाँ पे यूनिट से मैंने निकाल दिया, वहाँ पे x मान लेंगे तो फिर वहाँ ड्राइव करना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, वहाँ 1-2 लाइन बढ़ना पड़ेगा, तब हमको वहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन होगा वहाँ पर आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, यानी CP कितना हुआ 1995 का? CP कितना हो गया? 1,05,000 रुपया, 1,05,000 रुपया आपका जनाब आ जाएगा। तो और 1995 की जनसंख्या मतलब उसकी इन्वेस्टमेंट कहेगा तो 1,05,000, और 1996 का पूछेगा तो 1,05,000 में 5,000 घटा देंगे तो कितना होगा? 1,00,000 रुपये हो जाएगा। जब भी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारे क्वेश्चन को आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होना चाहिए, न कभी होगा। कब? जब मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे तो निश्चित तौर पर किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अभी तो डिजिटल की हम व्यवस्था कर रहे हैं, डिजिटल की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक ऐप लेंगे जिसके माध्यम से हम वहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, खुद ऑटोमेटिक स्क्रीन पर क्वेश्चन आ जाएगा। वहाँ पे हम लोग थोड़ा व्यवस्था कर रहे हैं। अगर व्यवस्था हो जाता है तो मेरे लिए भी सूटेबल होगा, आपके लिए भी सूटेबल होगा। वहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोथ क्वेश्चन ऑटोमेटिक खुद आ जाएगा। उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू करूँगा तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर जिक्र करेंगे और टाइप्स में जिक्र करेंगे, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को नॉलेज हो जाए और एक तरह के कॉन्सेप्ट बनकर आए। ठीक है ना? उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जिक्र करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदमी 3 वस्तु समान, एक आदमी, इससे लिखता हूं मैं, एक आदमी 3 वस्तुएं, एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, समान कीमत पर बेचता है। बहुत अच्छा कंसेप्ट यहां पर चर्चा करेंगे। पहली को 20% लाभ पर, पहली को 20% लाभ पर, दूसरी को 10% हानि पर, दूसरी को 10% हानि पर, तथा तीसरी को 25% के हानि पर, 25% के हानि पर, इन सबके बाद उसे 120 रुपया की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा इस पर थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत आसानी से इस पर को हम लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% लाभ पर, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर, तथा तीसरी वस्तु को 25% के लाभ पर।
इन सबके बाद भी 120 रुपये की हानि होती है, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। जबकि कहता है कि प्रत्येक वस्तु, 3 वस्तु में प्रत्येक को समान कीमत पर बेचने का काम करता है। क्या करता है? समान कीमत पर बेचने का काम करता है। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसे दर्शाएंगे, यहाँ पे पहली वस्तु, यहाँ पे दूसरी वस्तु, यहाँ पे तीसरी वस्तु। अब यहाँ पे देख लेंगे, जबकि यहाँ पे मैंने लिखा सेलिंग प्राइस। कोई भी वस्तु हो वो उसका सेल कॉस्ट प्राइस जो होता है वो अपने आप में 100% है। किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। लेकिन यहाँ पे कहता है कि पहली वस्तु को 20% का लाभ पर बेचा गया। मतलब है कि पहली वस्तु अपने आप में 100% है, उसको 20% लाभ पर बेचेगा, तो सेलिंग प्राइस 120% के रूप में होगा। 120% का मतलब हो गया 120/100 करेंगे तो उसको रिड्यूस करेंगे तो जनाब रिड्यूस हो जाएगा 6/5। दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेच दिया। मैंने बताया कि कोई भी कॉस्ट प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर 10% के हानि पर बेचेगा तो 90% पर बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 90/100 करेंगे तो 9/10 कर देंगे। तीसरी वस्तु की बात करें तो तीसरी वस्तु पर 25% का हानि पर बेचा, यानी 25% का हानि होता है। तो मैंने बताया कि कोई भी सीपी होता है वो अपने आप में 100% होता है, लेकिन 25% की हानि हुआ तो 75% पर बेचा। 75% का मतलब होता है 75/100 का मतलब 3/4। अच्छा, सबका सेलिंग प्राइस आपस में क्या है? बराबर है। मैंने बताया था कि जब भी सेलिंग प्राइस की बात करें तो ध्यान से देखेंगे, जब भी सेलिंग प्राइस की बात करें तो इस सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में चेंज करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉस्ट प्राइस में चेंज करने के लिए हम लोग बराबर कहेगा तो एक बार मैंने चर्चा किया था, जब भी बराबर करने की बात होता है रेशियो प्रोपोर्शन में, मैंने बताया था कि जब भी बराबर करेगा तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करेंगे, और जब भी बराबर की बात न करे तो एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे। तो यहाँ पे बराबर की बात कर रहा है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर करेंगे। तो न्यूमरेटर कितना होगा? 6 3 9 का एलसीएम कितना होगा? 18। यानी कि एसपी जानते हैं कितना हो गया? प्रत्येक वस्तु का एसपी हो गया 18 यूनिट्स हो गया। ध्यान से देखिएगा, मैंने लिख दिया 18 यूनिट्स में अगर हम 6 से भाग करते हैं, 18 यूनिट्स में 6 से भाग करते हैं तो 3 बार में 3 5 15 हो जाएगा। 18 यूनिट्स में 9 से भाग करते हैं तो 2 से 10 में 2 से गुना करेंगे तो 20 यूनिट्स हो गया। 18 में 3 से भाग करेंगे 6 चौके 24 हो गया। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जनाब ध्यान से देखेंगे कि 15 का 6/5 भाग 18 हो जाएगा। 15 गुना 6/5 कीजिए, आ जाएगा। 20 का 9/10 भाग करेंगे तो 18, और 24 का 3/4 भाग करेंगे तो 18, सब बराबर हो गया। तो ये मेरा सीपी निकल गया। अब चलिए, अब जहां पे प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लॉस, प्रतिशत पी या एल, आप पी का मतलब प्रॉफिट, एल का मतलब लॉस, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे। यानी पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचा, इसका 20% का मतलब होता है 1/5, यानी इसका 5वां भाग होगा 3 रुपया का लाभ पर बेच दिया। यहाँ पे मैंने ध्यान देख लिया। और दूसरी वस्तु को कहता है 10% की हानि पर, इसका 10% निकालेंगे तो 20 का 10% 2 हो गया, 2 मतलब माइनस में हो गया क्योंकि हानि हो रहा है। फिर तीसरे केस में चलते हैं, तीसरी पर 25% की हानि हुआ। 25% का मतलब 1/4, इसका 1/4 भाग क्या होगा? तो -6 हो जाएगा। हानि हो रहा है तो माइनस हो गया, ठीक। तो 6 2 8, माइनस माइनस हो गया तो 6 2 8, 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? 5, तो -5। तो -5 यूनिट्स है, -5 यूनिट्स है, तो कै रुपए की हानि हो गया? यहाँ पे 120 रुपए की हानि हो रहा है, तो माइनस कर देंगे 120, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। जब 5 यूनिट से 120 है तो 1 यूनिट्स कितना होगा? 1 यूनिट्स हो जाएगा 24 रुपया। इसलिए सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस कितना है? 18 यूनिट्स है, तो 18 यूनिट्स कितना होगा? 24 गुने 18 करेंगे तो 24 18 ही है, 18 चूंकि 72 के 2, 18 दूना 36 और 7 43 से 432 रुपया हो जाएगा। इतना रुपया हो गया सेलिंग प्राइस हो जाएगा। इसका सबका सेलिंग प्राइस 1800 कितना रुपया हो जाएगा? 1832 रुपया होगा। तो जब भी इस तरह का केसेज हो, जैसे कि आपको एग्जाम देना है, जैसे कि बैंकिंग का देना है या एसएससी का मेंस देना है, या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, जहाँ तक मैथ की बात होता है, जब हम प्रॉफिट लॉस की बात कर रहे हैं, तो जब भी इस तरह का केसेज हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ नहीं होगा। थोड़ा बहुत तो इधर उधर होता है तो मैं तो आपको साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे और इसको आसानी से बना सकते हैं। और जिस तरह की समस्या आपके साथ
साथ होता है ज़रूर मुझसे शेयर करेंगे। आसानी से क्वेश्चन पर हम लोग हावी होकर के आराम से बना सकते हैं, किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर, एक आदमी एक मेज को 15% के लाभ पर तथा कुर्सी को 12% के हानि पर, 12% की हानि पर बेचता है तो उसे 540 रुपये का क्या होता है, लाभ प्राप्त करता है। 540 रुपया का लाभ प्राप्त करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर वह मेज को 12% के हानि पर, 12% के हानि पर तथा कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे उस सौदे में ना तो लाभ होता है ना ही हानि होती है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन मैं खास तौर पर मैं कह सकता हूं कि ये क्वेश्चन मेंस में बहुत बार देखने को मिला है और मैंने सिलेक्शन भी किया कि मेंस टाइप का क्वेश्चन को मैंने सिलेक्शन भी किया कि इस तरह के क्वेश्चन को मैं यहाँ पे डिस्कस में कर रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी आपके साथ बिल्कुल ना हो। मेंस टाइप का क्वेश्चन ही मैं बता रहा हूँ, इसलिए सारे बच्चों को मैं रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन किस तरह का है आप भी बनाने का काम करेंगे, आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए, जो भी मैंने क्वेश्चन दिया उसके अकॉर्डिंग आप किस तरह से परफॉर्मेंस करते हैं, इन सारे बिंदुओं पर आपको विशेष रूप से देखना है। तो मतलब ये हुआ कि एक आदमी एक मेज को 15% के लाभ पर तथा कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है तो उससे 540 रुपये की लाभ होता है। ठीक है, अगर वह मेज को 12% की हानि पर तथा कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे सौदे में न तो लाभ होता है न ही हानि होती है, न लाभ होता है न हानि होती है। तो प्रत्येक का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कहता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, जब भी इस तरह का केस हो तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे मेज लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुर्सी लिखेंगे। थोड़ा मुझे जगह चाहिए बनाने के लिए। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले जब भी इस तरह का केसेज हो कि दूसरी केस में ना उसको लाभ होता है ना हानि होता है, तो सबसे पहले उसको देखेंगे। इसका मतलब स्पष्ट होता है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसको ना लाभ होता है ना हानि होता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, मेज को क्या किया, उस पर ना लाभ होता है ना हानि होता है, ना लाभ होता है ना हानि होता है, मतलब 0% हुआ। तो मेज को क्या किया, मेज को 12% के हानि पर बेच दिया। तो मेज को 12% के हानि पर बेच दिया, माइनस कर देंगे। हानि का मतलब माइनस हो गया, हानि का मतलब क्या हुआ, माइनस हो गया। और कुर्सी को क्या किया, कुर्सी को 15% के लाभ पर बेच दिया। तब 15% का मतलब हो गया, यहाँ पे हम लिख देंगे +15, +15% का लाभ पर बेच दिया। तो इस सौदे में ना लाभ हुआ ना क्या हुआ, हानि हुआ। मतलब ये हुआ कि इस दोनों का अंतर करेंगे तो 15 लिख देंगे,
ये प्रतिशत से क्या निकलेगा, सीपी निकलेगा। अब ये नहीं कह रहा है कि दोनों का बिक्री मूल्य समान होगा, उस सौदे में ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो ऐसी स्थिति में 12% यहाँ पे लेंगे, यहाँ 15% लेंगे, दोनों का अंतर 15 हो गया, इस दोनों का अंतर 12 हो जाएगा। इसको रिड्यूस करेंगे 3 से, 3 बचे और 3 से काटेंगे 3 चौके कर देंगे। मतलब ये सीपी मैंने लिया, ये रेशियो में है, रेशियो को परफेक्ट लाने के लिए मैंने 500 ले लिया। एक्चुअली 500 नहीं है, मैंने 5 ही ले लिया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 यूनिट्स, ये 5 यूनिट्स। हम इसको 500 भी अपनी सुविधा के लिए हम 500 भी ले सकते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसको 400 भी ले सकते हैं। लेकिन अपने दिमाग में जरूर रखना पड़ेगा कि मैंने 500 400 मैंने लिया है, या तो 5 यूनिट्स ले सकते हैं, या तो 4 यूनिट्स, या 50 ले सकते हैं, या 40 ले सकते हैं, या 500 ले सकते हैं, या 400 ले सकते हैं, या 5000 लेंगे, या तो 4000 लेंगे, यानी कोई भी ले सकते हैं, या यूनिट्स में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जनाब आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे, यदि कहता है यदि मेज को 15% लाभ पर बेचा जाता, तो हमने इसको मैंने मान लिया 500 रुपया, मैंने मान लिया, इसको 400 मान लिया। तो मेज को 15% लाभ पर 100% 500 रुपया, 1% 5 रुपया मैंने मान लिया। ये मैंने यूनिट्स में मान लिया, एक्चुअली है नहीं, ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये 500 मैंने ले लिया। तो 500 100% सीपी पर है। किसी भी व्यक्ति को लाभ या हानि होता है तो सीपी पर ही होता है, यानी 100% 500, 1% 5, यानी 15 75, यानी कि मेज की बात करें तो मेज पर उसको लाभ कितना हुआ, 75 रुपये का लाभ होगा। अब चलते हैं कुर्सी की बात करें। तो कुर्सी के 400 रुपये, 100% 400 रुपये, 1% 4 रुपया है ना। 12% की बात करें, 12 चौके 48, तो माइनस 48 रुपये लिख देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस की बात कर रहा है, ये इस पर लॉस हो रहा है। अब पूरे लेन देन में उसको कितना रुपया हुआ, 540 रुपये का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो इसका मतलब है कि प्लस वाला ज़्यादा होना चाहिए, माइनस वाला कम होना चाहिए। जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो 5 में से 8 घटाएंगे, तो 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 लिख देंगे, और यहाँ पे वैल्यू कितना बच गया, यहाँ पे लिख देंगे 27 लिख देंगे। तो प्लस में 27 यूनिट्स है, तो कितना है, 540 रुपया है, इसलिए 1 यूनिट्स की बात करें तो 20 रुपया हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मेज को निकालना हो तो मेज का कितना यूनिट्स है, 500 यूनिट्स मैंने लिया। तो 500 यूनिट्स है, तो 500 यूनिट्स का मतलब है हम 20 गुने क्या करेंगे, 500 कर देंगे, यानी 5 दूनी 10 का मतलब क्या हुआ, 10,000 रुपया हो जाएगा। मेज का सीपी कितना होगा, सीपी कितना हुआ, मेज का सीपी कितना हो गया, मेज का सीपी हो गया इतना। और कुर्सी की बात करें तो कुर्सी को हम निकालेंगे, कुर्सी का कितना है, 400 यूनिट्स ले लिए हैं। तो यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं 20 गुने 400 कर देंगे तो कितना होगा, 4 दूनी 8,000 रुपये हो जाएगा। यानी सीपी की बात करें, यानी कि यहाँ पे सीपी है, यानी कुर्सी का सीपी कितना हुआ, 8,000 रुपया, और मेज का सीपी कितना होगा, तो मेज का सीपी कितना होगा, 10,000 रुपये होगा। जब भी इस तरह के केसेस होगा तो हम लोग बिल्कुल आसानी से इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को निकाल सकते हैं, इसमें किसी भी तरह की परेशानी ना हो। और मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट में कर रहा हूँ, प्लीज़ वीडियो को शुरू से अंत तक देखने का काम करेंगे, और जिस तरह से आपको परेशानी हो रहा है उस तरह से मुझे शेयर करने का काम करेंगे, ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आपको परेशानी कहाँ पर है। ठीक है, फिर हम लोग इस पर विशेष रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। लाइट की प्रॉब्लम हो रहा है, लाइट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है कि मे भी आपको दिखाई भी कम दे, इसलिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। यहाँ पे थोड़ा बहुत लाइट का प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या बात है कि आप मतलब कम देर का ही वीडियो बनाते हैं, तो कोई बात नहीं है, वीडियो हम ज़्यादा देर का बना सकते हैं, लेकिन सारे बच्चे शुरू से अंत तक देखेंगे तब ना। यानी इतनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना मेहनत करने के दौरान भी आप वीडियो को आधा अधूरा देखने का काम करेंगे तो वो भी अच्छा बात नहीं है। इतना मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं अब चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक आदमी एक मेज को 12%, बहुत अच्छा क्वेश्चन, जो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। एक आदमी, हम यहाँ पे शुरू करेंगे, एक आदमी एक मेज को, एक आदमी एक मेज को 12% की हानि पर बेचा, है ना, पर तथा कुर्सी को मैंने लिया, तथा एक किताब को 19% के लाभ पर बेचा, 19% के लाभ पर बेचा। ध्यान से देखेंगे, और उसे 60 रुपया का, तथा और उसे
और उसे 160 रुपया का लाभ प्राप्त हुआ। अगर वह मेज को 12% के लाभ पर तथा किताब को 16% की हानि पर बेचा होता तो उसे कितने रुपए का 40 रुपया का 40 रुपया की हानि होती तो किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। किताब का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए, इस पर बहुत सारा डिफरेंस भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पर आधारित बहुत सारा डिफरेंस भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी मतलब दोनों का प्रॉफिट लॉस की बात करें तो वहाँ पे सेम कर देता है, जैसे कि यहाँ पे मेज के बारे में कर रहा है, किताब के बारे में कर रहा है, तो मेज को भी सेम कर सकता है, किताब को भी सेम कर सकता है, या तो दोनों डिफरेंस भी कर सकता है। तो इस पर भी हम लोग क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आज की वीडियो में नहीं, कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं जरूर चर्चा करूंगा। और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जैसे उलपटांग टाइप के, जहाँ पे आपके द्वारा टाइम टेकन ज़्यादा होता है, वैसे क्वेश्चन पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। अगर मानते हैं कि अगर मुझे क्वेश्चन बनाने के लिए दिया जाता एग्जाम में, तो मैं डायरेक्ट में करता है, मेज को 12% हानि और यहाँ पे मेज को 12% लाभ है, इसका 12% हानि 12% लाभ दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ 19% लाभ है, यहाँ पे है किताब पर 16% की हानि है, तो 3% के बराबर हुआ। तो 3% किसके बराबर होगा, यानी 160 रुपये का लाभ हो रहा है और 40 रुपये की उसको हानि हो रहा है। 160 रुपये में 40 रुपये घटाएंगे तो कितना होगा, 120 रुपया। जब 3% 120 रुपया है तो 100%, यानी कि एक यूनिट्स 3% 120 रुपया, 1% 40 पर क्या करेंगे, 2 जीरो कर देंगे, यानी किसका निकलेगा, यानी कि किसमें से घटा है, मतलब है कि किताब के लाभ था, यहाँ किताब का, यहाँ लॉस था, तो किताब का दाम हो गया, यानी किताब का हो गया, किताब का क्रय मूल्य निकल लगा। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4000 रुपया हो जाएगा। बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे हुआ अब मैं बताता हूँ। मेज को मैंने एम ले लिया, मैंने मेज को मैंने एम लिया और किताब को मैंने के लिया, किताब को मैंने के लिया, मेज को मैंने एम लिया। तो 12% एम क्या है, हानि। यहाँ पे किताब क्या है, 19% के बराबर 160 रुपया, यहाँ 60 रुपया। फिर कहता है यहाँ पे कि मेज को 12% के लाभ पर, मेज को 12% लाभ का मतलब प्लस 12% एम, माइनस कर देंगे, किताब कितना है 16% के बराबर 40 रुपये की हानि। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 16 घटेंगे तो 3% के बराबर कितना हो गया, 120। जब 3% है तो 100% के होगा, 100% किसी भी वस्तु का 100% होता है, यानी 3 से कट जाएगा कितने बार में, प्रतिशत से प्रतिशत दोनों कैंसिल हो जाएगा, यानी ये प्रतिशत के रूप में था, यानी 3 चौके 12, 4 पर डबल जीरो, 40 पर डबल जीरो कर देंगे तो किताब मतलब किताब का दाम कितना हो जाएगा, किताब का दाम होगा 4000 रुपया हो जाएगा। बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकते हैं जब भी इस तरह का। लेकिन मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो मेज है, यहाँ पे फिर मेज है, तो दोनों का बराबर कर दिया है। लेकिन हो सकता है कि अगले वाला क्वेश्चन मैं वीडियो डालूँ, उसमें उलपटान टाइप का, यानी अलग अलग डिफरेंट प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत लॉस की चर्चा करें, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे डायरेक्ट, उस पर सारे बिंदुओं पर हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। उसका कंसेप्ट क्या है, सारे पर हम लोग चर्चा करेंगे, वहाँ पे क्या निकालने का तरीका है हम लोग निकाल सकते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से प्रॉफिट लॉस को निकाल सकते हैं। मैं छोटा छोटा पार्ट में बना कर आपको
आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टेड, बहुत ही दिलचस्पी के साथ आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, है ना। और पूरे वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखेंगे। मैंने पहले बोल दिया, जिन बच्चों को मैंने पिछले वीडियो में मैंने अनाउंस किया था, जिन बच्चों को लाइव क्लास करना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। लाइव क्लास का टाइम मतलब है, एक तो बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें फुल हो चुके हैं पूरा बच्चे मतलब है। अब उसमें हम एंट्री नहीं लेंगे। दूसरा बैच मैंने 7 बजे से अनाउंस किया है। जिस बच्चों को क्लास करना होगा वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और जिनको एडवांस मैथ का स्पेशल क्लास करना हो, जैसे कि सीजीएल मेंस की तैयारी करना हो, अन्य एग्जाम देना हो, जैसे जहाँ पे एडवांस मैथ की बात करें, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिगो की बात करें, तो वैसी स्थिति में आपको जब क्लास करना हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वो बैच मैं 8 बजे से नहीं, इवनिंग के टाइम में 7 बजे से मैं शुरू कर चुका हूँ, ठीक है ना। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।